हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है पादपों में पोषण। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था भोजन है वो जरूरी क्यों है, क्यों जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो चलो अब हम आगे सेवन्थ क्लास का ये लेसन पढ़ते हैं और इसमें पता लगाते हैं कि पादपों में पोषण कैसे होता है। मतलब पादप है जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्या क्रिया होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये भोजन के घटक हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पोषक तत्व। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। इसमें बात यह है समझाने वाली कि जो पादप हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं भी भोजन तो हमारी मम्मी बनाती है। देखिए बात आपकी सही है, लेकिन वो क्या बनाते हैं? जैसे वो दाल बनाते हैं तो दाल एक पौधे से प्राप्त हुई है। संपूर्ण भोजन आप नहीं प्राप्त कर सकते बिना पौधों की सहायता से। जैसे चावल बनाते हो तो चावल क्या है? पादपों से बना ही एक उत्पाद है। मतलब पादपों ने खुद के लिए भोजन बनाया और आप उसी का उपयोग कर रहे हैं। तो आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, आप अपना भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मा कुकर या ऐसे कुछ चीज़ को लेकर हवा में रखती है और गिली गिली छू ऐसे करती है तो मतलब उसमें कुछ ऐसे भर जाता है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है जो कि पादपों के ही उत्पाद होते हैं। तो भोजन बनाने से मतलब ये है कि आप अपना संपूर्ण भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, आपको कुछ कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो कि हमें पादपों से ही प्राप्त होते हैं। काफ़ी बच्चे तो इस बात के लेकर बहस करते हैं, जी हमारी मम्मी तो भोजन बनाती है। जी नहीं बेटा जी, आपकी मम्मा भोजन पकाती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधों को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि पादप आखिर भोजन कैसे बनाते हैं। पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर शब्द दो आए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब आप समझिए, प्रत्यक्ष मतलब जैसे आप समझिए हिरण है, तो हिरण शाकाहारी होता है तो वो क्या खाता है? तो वो हरी पत्तियां, घास इनको खाता है। तो वो पादपों से प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है, मतलब डायरेक्ट वो पौधों को खाता है। अब शेर है वो किसको खाता है? वो हिरण को खाता है। तो हिरण ने किसको खाया? पौधे को। अब हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो मतलब शेर है वो परोक्ष रूप से किस पे निर्भर है? पादपों पे। क्योंकि अगर पादप नहीं होंगे तो हिरण क्या खाएगा? हिरण वैसे भी मर जाएगा। तो शेर भी हिरण को नहीं खा पाएगा। मतलब पादप नहीं होंगे तो हिरण को भी भोजन नहीं मिलेगा और शेर को भी भोजन नहीं मिलेगा। तो हिरण पादपों खाता है, वह प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। शेर हिरण को खाता है जिसने कि पादपों को खाकर अपना गुजारा करता है या अपना जीवन यापन करता है, तो वह परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। पादपों में पोषण की विधि। पादप केवल ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। परिवेश मतलब आप बोल सकते हो आसपास का वातावरण। तो पादप को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और खनिज की सहायता होती है। पोषक पदार्थ संजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि अथवा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। हमने इस क्लास में पहला लेसन पढ़ा था भोजन यह कहाँ से आता है। तो मैंने आपको बताया था कि भोजन की आवश्यकता क्यों है। विषय यही है, शरीर की संरचना बनाने में, वृद्धि में और क्षतिग्रस्त भागों को भरने में, और आप बोल सकते हो उसको प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता रहती है। संजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं।
यहाँ पे परिभाषा है, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन बनता है। संजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वयं पोषण। तो आप क्या लिखोगे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वयं पोषण कहलाता है। यह एक विधि है और वो जीव या बोल सकते हो वो पादप हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वयं पोषी कहलाते हैं। तो मतलब पादप हैं वो सारे स्वयं पोषी होते हैं। सारे पादप सूर्य नहीं होते, कुछ पादप होते हैं वो दूसरे पादपों से ही भोजन प्राप्त करते हैं या कीड़े मकोड़ों को खाकर। ये आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा, कीड़े मकोड़ों को खाकर, लेकिन हम आगे इसी लेसन में ये बात पढ़ने वाले हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि पादप हैं जो अपना भोजन संश्लेषित करके रखते हैं, तो उनके द्वारा जो भोजन प्राप्त किया जाता है वो विषमपोषी कहलाते हैं। हम कुछ और पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ये आपका प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम आगे इसका पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये क्या क्रिया है? पादपों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण। तो चलो हम आगे पढ़ते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। तो अपना यह प्रश्न पहला था कि खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ होती है? पत्तियों में। इन्हीं क्वेश्चनों के आपको आंसर आगे हमें मिलेंगे। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियां तक पहुंचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र मतलब बोल सकते हो छेद द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, किसका है? कोशिका का आरेख। अब एक कोशिका क्या होती है हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं या छेद। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल से है वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह आपके कई बार क्वेश्चन बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं, तो आपको यहाँ से परिभाषा देनी होगी। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, मतलब एक सोर्स है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब आप सोचिए कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे हमने घास, हिरण और शेर का एग्जाम्पल पढ़ा था, उस हिसाब से देखिए अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा मतलब पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पादपों पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी जीव हैं वो निर्भर हैं, तो सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा या सभी जीवों का जीवन प्रभावित होगा। अब हम एक बार ये पढ़ते हैं यहाँ कोशिका क्या होती है। तो जैसे आप मकान बनाते हो तो उसमें ईंटें लगा के आप मकान बनाते हो, तो हमारा शरीर है वो भी ऐसी ही प्रकार की ईंटों से बना होता है जिसको हम कोशिका बोलते हैं। कोशिका में कुछ भाग होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए केंद्रक। तो कोशिका में एक स्पष्ट
जो रूप से दिखाई देता है या एक सुस्पष्ट संरचना दिखाई देती है, वो क्या होती है? केंद्र। जैसे आप इसमें देखिए कितनी कोशिकाएं दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोशिकाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये एक कोशिका नहीं है, यहाँ पे टोटल कितनी है? 10 कोशिकाओं का ये समूह है। कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका में कुछ लिक्विड पाया जाता है जलीय समान, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। और कोशिका के बाहर के आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। चलो हम आगे लेसन पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। यह मैंने आपको समझाया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हवा में क्या उपस्थित है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 हवा से ऑब्जर्व कर लेगी और जो जड़ें हैं वो जल प्लस कुछ पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करके पत्तियों तक पहुंचाती है। और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन हवा में विमुक्त हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसको आप भोजन बोल सकते हो, उसका जो स्टोर है वो पौधों द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अतः पत्तियों के मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो पौधे हैं वो अपना भोजन किसके रूप में स्टोर करते हैं? मंड या स्टार्च के रूप में अवशोषित करते हैं। हमने कुछ शब्द पढ़े थे, हम देखते हैं। ये एक पत्ती की संरचना है, सामान्य किसी पत्ती की संरचना है। इसके पत्ती को जब आप काट के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इसमें ये संरचना दिखाई देगी, जिसमें रंध्र मतलब जो छेद होते हैं वो इस तरह के होते हैं और द्वार कोशिका ये होती है जो एक प्रकार से जो द्वारपाल होता है, मतलब गेट को खोलना बंद करना, इसका काम करती है। ये देखिए अब यहाँ पे एक कोशिका का स्पष्ट रूप से डायग्राम दिया हुआ है। ये बाहर क्या दिए हुए हैं? ये रंध्र कोशिकाएं हैं और ये है बीच में दिया हुआ, ये है रंध्र द्वार है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। सूर्य का प्रकाश पत्तियाँ ऑब्जर्व करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से ले लेती है और ऑक्सीजन को विमुक्त करती है, और जड़ है वो खनिज पदार्थों का ऑब्जर्व करती है, और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करने को या क्रियाकलाप करने को दिया हुआ है। यह हम आपका नेक्स्ट वीडियो या एक अलग से वीडियो बनाकर इसका प्रयोग बताएंगे आपको कि ये कैसे संभव है। हम साइंस के आपके जो भी प्रैक्टिकल हैं उनको वास्तव में करके आपको दिखाएंगे कि ऐसा वास्तव में होता है। तो ये प्रैक्टिकल है, ये मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण मतलब रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात उसे ढक लेते हैं। अब काफ़ी आपने पौधे देखे होंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर कुछ अलग रंग की होती है, तो क्या वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं? जी हाँ, वे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? क्लोरोफिल, जो कि हरे कलर का होता है। तो अब पत्ती का अगर कोई रंग मान के चलो लाल है या भूरा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है? जी नहीं, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है, लेकिन उस पत्ती का रंग लाल या भूरा उस हरे रंग को ढक देता है, लेकिन उनमें भी क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंखी कोई
काई जैसे पादप, यानी जिसको आप देसी भाषा में कमोदरी बोलते हो, यानी कहीं भी थोड़ी नम जगह पे वो उग जाते हैं, देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। वो वास्तव में क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। इसका रंग हरा क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिस कारण से हरे रंग दिखाई देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पत्तियां दी हुई है, तो इन सभी में क्लोरोफिल की मात्रा होती है, लेकिन हरा रंग हर पत्ती का नहीं होता। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में उर्वरक अथवा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों के नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के कुछ अन्य संगठकों जैसे प्रोटीन या वसा का संश्लेषण करते हैं। वायु में ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 और नाइट्रोजन भी उपस्थित होती है। पादप है जो हवा से उसका अवशोषण नहीं कर सकते, वो उपयोगी नहीं होती है। पादपों की जड़ों में काफ़ी ऐसे जीवाणु, भूमि में ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि वायुवीय नाइट्रोजन का रूपांतरण कर देते हैं। किसान है वो खेत में खाद और उर्वरक डालते हैं। खाद मतलब जैसे गोबर की खाद है इसको, और उर्वरक मतलब जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं, जैसे DAP है, यूरिया है। तो ये क्या है? ये उर्वरक है। यूरिया है वो नाइट्रोजन का स्रोत होता है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। 46% का मतलब 100 किलो में 46 किलो नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो आप ये बताइए कि जो आप पैकेट लेके आते हो उसमें कितने किलोग्राम नाइट्रोजन होगी। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, ये हमने अभी तक पढ़ा जिसमें हमने देखा कि पादप हैं वो स्वयंपोषी हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पादप पर या जीवों पर निर्भर होते हैं। हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। आप चित्र 1.5 में देखिए, वृक्ष के तने पर शाखाएं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पादप है। यह पादप आपने बहुत बार देखा होगा। पेड़ों के ऊपर रस्सी नुमा पीले कलर का पादप है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे पर आश्रित हो और उसे अपना भोजन ग्रहण करे। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? ऐसे भी कुछ पादप होते हैं जो दूसरे जंतुओं को खा के या कीट
कीटों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे पौधे हरे यानी किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं, उनकी इमेज दी हुई है। इनकी घड़े जैसे संरचना आप देख पा रहे हो, ये जो प्रत्येक पौधे में बहुत सारी ये संरचनाएं हैं ऐसी, तो इसको एक को यहाँ बड़े रूप में दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एक इसके ढक्कन की संरचना होती है और इसमें जो कांटे लगे होते हैं वो मान के चलो ये आकार है, तो उसके जो कांटे हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब नीचे झुके हुए इसमें ऐसे रेसे होते हैं। अब क्या होगा, कोई भी अगर कीट है वहाँ पर अगर यहाँ पे आके बैठा तो नीचे तो बड़ी आराम से चले जाए, क्योंकि इसकी जो ढलान है वो नीचे है, लेकिन जब वापस ऊपर उठेगा तो वो ये कांटे हैं ये यहाँ पे अटक जाएगा, तो ये कांटों की वजह से ये ऊपर वापस नहीं आ पाता है। और ये अधोमुखी होते हैं, मतलब नीचे की ओर जब उनको कांटों का मुख होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधोमुखी बोलते हैं। तो जब जो कीट है वो अंदर फंस जाता है, घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। उसमें घड़े में एक ऐसा लिक्विड होता है, जैसे वो जीव उसमें गिरता है तो उसका पाचन कर लिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप चाहें तो इसके बारे में और भी नेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में आपको और डिटेल से बताएं तो आप ज़रा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले हम ऐसे कुछ पौधों के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी इन्हें आवश्यकता होती है? तो इन पादपों के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आपने बाजार में छत्रक मृतजीवी, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मृतजीवियों के बारे में। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बरसात के बाद आपने देखे होंगे कि कूड़ा या पेड़ों पर छत्रक के समान जो पौधे हैं वो उग जाते हैं। इस प्रकार के कुछ पौधे होते हैं वो, जिनको सांप का घर या ऐसे भी कुछ बोलते होते हैं। बचपन में हम देखते थे, वो बोलते थे ये सांप का घर है, सांप का घर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सांप का घर नहीं होता। इस प्रकार के वो पौधे होते हैं। यहाँ पे अगेन प्रैक्टिकल दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बनाकर आपके लिए प्रैक्टिकल इसमें ज़रूर करेंगे। जो भी साइंस के आपके प्रैक्टिकल आएंगे वो हम सारे प्रैक्टिकल है वो करेंगे। अच्छा, सारों का मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता आपकी जो अब मतलब प्रैक्टिकल कौन से प्रैक्टिकल पर नज़र हो, पर जितने हुए हम संभवतः करेंगे। इसमें जो प्रैक्टिकल है उसमें दिया हुआ है कि आपको ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको थोड़ा भिगो के और ऐसे जिसमें थोड़ी नमी हो या आप बाहर रख सकते हो, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे उस पर छोटे छोटे या सफ़ेद रंग के रूई जैसी संरचना दिखाई देने लग जाएंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी मतलब सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो यह देखिए ब्रेड का टुकड़ा, बहुत बार होता है कि आप जब ब्रेड लेके आते हो तो उस पर सफ़ेद रंग की फंजाई जिसको बोलते हैं या कवक बोलते हैं वो उग जाते हैं।
रोटी में भी कुछ टाइम, कोई भी खाना है अगर आपने उसको थोड़े टाइम के लिए रखा है तो उस पर सफ़ेद या काले रंग के छोटे छोटे रुई जैसी संरचनाएं आ जाती है, तो वो कवक होते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मतलब मृत पौधों से या मृत जीवों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी होते हैं, और इस प्रणाली को मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, अचार, मोस्टली आपने अचार में तो बहुत देखे होंगे जिसको बोलते हैं ना फफूंद लग गई है, तो वो क्या होते हैं फफूंद, वो छोटे छोटे जीव होते हैं। उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा भी जा सकता है। जब हम आपको ये प्रैक्टिकल करवाएंगे तब आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाएंगे कि उसको आखिर दिखते कैसे हैं। कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये अन्य स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। कवक हैं जैसे वो अचार पे होते हैं, तो उन्हें खाने से आपको काफ़ी बीमारी भी हो जाती है। तो हम इस बारे में आगे पढ़ेंगे। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? तो आपको बताना है, जैसे हमने सिंपली एग्जाम्पल लिया था अचार का, तो आपको क्या करना चाहिए कि अचार पर कवक या फफूंद न लगे। तो चलिए हम आगे देखेंगे। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए यह संबंध का विशेष महत्व है। मतलब इस संबंध में क्या हो गया कि कवक को तो रहने के लिए स्थान मिल गया और भोजन भी मिल जाता है, बदले में वो क्या करता है, कुछ पोषक तत्वों को वायुमंडल से अब्जॉर्ब कर पादप को देता है। इसको क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। मतलब न किसी को नुकसान, दोनों को फायदा हो रहा है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होते हैं तथा दूसरे कवक। शैवाल छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसको आप देसी भाषा में कमोदरी बोलते हो, वो एक तरह के पादप होते हैं। शैवालों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मतलब दोनों को ही इसमें फायदा होता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? इसको अगर साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक ज़मीन है, मान के चलो इसमें 100 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। 100 पोषक तत्व इसमें विद्यमान है। कोई एक पौधा होगा जिसको मान के चलते हैं, ये कोई एक पौधा है जिसको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता हुई, 10 को। ऐसे अगर हम 10 पौधे लगा लेते हैं तो ज़मीन से सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ये 4 ही है, लेकिन मान के चलो ये टोटल कितने आ जाते हैं, 10 हो जाते हैं। प्रत्येक पौधे को 10 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो थोड़े समय के बाद तो ज़मीन से या भूमि से सारे पोषक तत्व गायब हो जाएंगे। तो उनकी वापस पुनरावृत्ति कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में या लॉन या गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हैं। पादपों द्वारा
लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी पोषक मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए मृदा को उन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक अथवा खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्य नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। विशेषकर जो दाल वाले पौधे होते हैं, आपने किसी ऐसे पादप को जब उगे हो, मानो चना हो, तो उसको उखाड़ना है तो आपको देखोगे कि उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं। तो उन गांठों में जो ये राइजोबियम जीवाणु हैं ये मौजूद होते हैं जो कि पादप को वायु में उपस्थित नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वयंपोषी होते हैं। अब इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा कि पादप हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? तो आप बताइए क्या होते हैं। तो इस लेसन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े। क्या क्या थे वो? स्वयंपोषी। क्या होते हैं स्वयंपोषी? वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल पादपों की पत्तियों में मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो पाती है। विषमपोषी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। परपोषी, जिसमें हमने अमरबेल का एग्जाम्पल पढ़ा था, जो कि दूसरे पादप पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है। कीटभक्षी पादप, जिसमें हमने घड़े जैसे संरचना वाले पौधे के बारे में देखा था, जिसमें जो रोम होते हैं वो किस रूप में होते हैं? अधोमुखी, मतलब नीचे झुके हुए होते हैं। पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है। परजीवी जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पादप है वो अपना भोजन बनाते हैं। मृतजीवी वे पादप जो मृत चीज़ों पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रंध्र पादपों की पत्तियों में रंध्र या होल होते हैं। सहजीवी संबंध, जिसमें सहजीवी संबंध होते हैं जिसमें दोनों को नुकसान नहीं होता, जिसमें हमने लाइकेन का पढ़ा था, जिसमें शैवाल और कवक सहजीवी संबंध में होते हैं। राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जो दाल वाली फसलों के जड़ों में रहता है। और कवक, जिसको फंजाई, ये हमने पढ़ा था डबल रोटी के ऊपर। इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अचार का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आपकी बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी लगाएंगे, उसके लिए आप कमेंट भी ज़रूर करना। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।